फ्रेंड्स, फिजिक्स हुएज में फिर से आपका एक बार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। आज हम बात करेंगे वेक्टर से रिलेटेड दो तरह के ऑपरेशंस की। पहला ऑपरेशन जो हम देखेंगे उसे कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा जो हम देखेंगे वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है उसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहा जाता है। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास में प्रश्न ये उठता है कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। इसका कारण ये होता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक नोटेशन का सवाल है, देखिए इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना। अब बात आती है कि भाई ज़रूरत क्यों पड़ती है, दो वेक्टर्स जो हैं उनको उनके डॉट प्रोडक्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, उनके स्केलर प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर एक कोई ब्लॉक है, इस तरह से एक ब्लॉक दिया हुआ है और इस ब्लॉक पर अगर हम एक फोर्स लगाते हैं इस तरफ और इसी तरफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना। तो देखिए, अगर मैं फोर्स को वेक्टर जैसा ट्रीट कर रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि इस केस में क्या होगा कि अगर आपसे पूछा कि वर्क डन निकालना है तो आप सिंपली क्या कर देंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर कर देंगे। देखिए, डॉट अगर आपको पता नहीं है कि डॉट होता है तो एफ इंटू एस सिंपली आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन उत्तरदायी है, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्चुअली यह फोर्स उत्तरदायी है ना। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कि मैं एक ब्लॉक लेता हूँ, वैसा ही ब्लॉक लेता हूँ, लेकिन अब जो है मैं फोर्स कुछ इस तरह अप्लाई कर रहा हूँ। अब की बार फोर्स जो है एफ वेक्टर इस तरह लगाया गया है, जो कि जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और वो क्या है, वो है एस वेक्टर। आई बात समझ। तो अब यहाँ ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है आपको कि ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, थीटा बन रहा है। अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इस बार वर्क डन क्या हुआ है, तो याद रखिए इस बार वर्क डन एफ इंटू एस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो फोर्स है यह एक्चुअली इस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। फिर कौन सा फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ध्यान से समझिए कि ये जो फोर्स लगाया है इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह इसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। दैट कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेक्टर। हमने कंपोनेंट डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था। हमने देखा था कि अगर कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है ना, थीटा एंगल बनाता है, तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है, और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या होता है, ए साइन थीटा होता है ना। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यह अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, याद रखिए अगर हमें इस केस में वर्क डन निकालना है तो हमें क्या करना है, हमें कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन ये निकालना होगा, जो कि एफ कॉस थीटा है, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, जिसको क्या कहते हैं, एस कहते हैं ना, क्योंकि एस ही डिस्प्लेसमेंट है यहाँ। तो याद रखिए ये क्या किया है, हमने एफ वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया है और उसको मल्टीप्लाई किया है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, उसको मल्टीप्लाई किया है डिस्प्लेसमेंट से। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये जो एफ कॉस थीटा है यह इस वेक्टर का एस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या आ रहा है, क्या दिखा रहा है, कंपोनेंट दिखा रहा है ना। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दूँ, है ना, मॉडिफाई करके लिख दूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, और याद रखिए ये एफ एस कॉस थीटा ही, इसको ही हम क्या लिख देते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख देते हैं, है ना। इट इज ओनली रिटन एज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, तो समझने की बात क्या है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है वह किस तरह से डिफाइन करते हैं, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वह ए बी कॉस थीटा देता है,
जहां पर अगर मान लीजिए कि मैं इसको ही डिफाइन कर रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया, मैंने केस बताया था। अब देखिए अगर मैं इसको ये जो डिफाइन किया है इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह से डिफाइन किया गया है इसे। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू ab cos थीटा अगर मैं लिखता हूँ तो देखिए इसका मतलब है कि एक वेक्टर है a वेक्टर, दूसरा वेक्टर मान लीजिए चलिए ये वेक्टर a वेक्टर है, ये वेक्टर b वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। तो हमने क्या किया है, b वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया है ना, वो क्या आएगा b cos थीटा, और उसको मल्टीप्लाई किया है किसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर जो कि a है ना। तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल अबाउट। ओके, चलिए ये आपको समझ में आ गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम समझते हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अगर हम बात कर रहे हैं आई कैप की, तो आपको पता है आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, है ना। और जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, और के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग के डायरेक्शन, सॉरी जेड डायरेक्शन, है ना। ये सारे क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स नोटेशन है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ आई कैप डॉट आई कैप अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट विल बी आई कैप डॉट आई कैप वैल्यू, क्या होगी इसकी वैल्यू। तो याद रखिए आई कैप डॉट आई कैप जो होगा वो आपको कैसे निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, वो क्या होती है, यहाँ लिख दी, देखिए ए बी कॉस थीटा होती है ना। तो ए क्या है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, ठीक है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप अगेन, है ना, फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और इनटू क्या लेंगे हम, इनटू लेंगे कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, है ना। तो इन दोनों वेक्टर आई कैप और आई कैप के बीच में क्या एंगल होगा, आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, है ना। तो इसलिए ये जो है आई कैप डॉट आई कैप, ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, ये यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या आ जाएगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, और cos 0 क्या देगा आपको 1, तो इस तरह से तीनों 1 है, इसलिए आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, है ना। ये आपको क्या दे देंगे 1 दे देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। अच्छा, इसकी तरह अगर मैं लिखता हूँ जे कैप डॉट जे कैप, तो याद रखिए जे कैप डॉट जे कैप भी आपको क्या देगा, जे कैप डॉट जे कैप भी आपको 1 देगा, और अगर मैं लिखता हूँ के कैप डॉट के कैप तो वो भी आपको इसी तर्ज पर 1 देगा, ठीक है ना, बिल्कुल सेम रहेगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ आई कैप डॉट जे कैप, अगर मुझे आई कैप डॉट जे कैप निकालना है तो क्या होगा, अब ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इनटू कॉस, अब देखिए आई कैप है एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और जे कैप है वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये जो होगा हो जाएगा cos 90, cos 90 कितना होता है 0, cos 90 अगर 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसका मतलब होगा आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर आई कैप डॉट जे कैप 0 है तो इसी तर्ज पर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं जे कैप डॉट के कैप भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसी तर्ज पर आप लिख सकते हैं आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, और इधर वाली टर्म्स जो है वो क्या होंगी 1 होगी। सो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है, कई बार यूनिट वेक्टर की बात करते हैं हम, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, आपने इसको डिफाइन किया होगा, ए कैप जो होता है वो होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर मान लीजिए ए वेक्टर जो है वो आपको डिफाइन किया गया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसा दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो याद रखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और अगर आप ए कैप निकालना चाहते हैं तो देखिए ए कैप क्या हो जाएगा, जो आपका वेक्टर है ए वेक्टर वो कितना है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज अंडर द रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपको क्या देगा, ये यूनिट वेक्टर देगा आपको, है ना। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए।